अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। केले की फसल और फलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का नियंत्रण और उपाय। दलहन की प्रमुख फसल मसूर की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी। गोभी वर्गीय फसल ब्रोकली की खेती पर तकनीकी जानकारी। केले की फसलें इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं। इस फसल से उचित लाभ के लिए ये जरूरी है कि इस फसल को रोगों से मुक्त रखा जाए, क्योंकि इस फसल को रोग भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिन पर नियंत्रण पाने के लिए तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर अभिमन्यु यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि केला हमारी एक महत्वपूर्ण फसल है और प्रति इकाई क्षेत्र में हम अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करके आर्थिक रूप से अच्छा उत्पादन करके अच्छा आर्थिक स्थिति हम मजबूत कर सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है। परंतु विभिन्न तरह की बीमारियां और कीड़े लगते हैं जिनको रोकना या प्रबंधन करना आवश्यक है। इनमें से प्रमुख बीमारी जो लगती है वो लगती है पानामा बिल्ट, या उसी को उकठा रोग कहते हैं, या उसी को फ्यूजेरियम बिल्ट भी कहते हैं। इस बीमारी के कारण से पौधों की पत्तियों में पीलापन रंग आ जाता है और ये पत्तियां पीली होना कुछ प्रजातियों में होता है, लेकिन कुछ प्रजातियां बिना पीली ही हरी रहती हैं। लेकिन जो पर्णवृंत के जब टूट जाता है तो टूटने के बाद समझ में आता है कि ये उकठा रोग से ग्रसित पौधा है। जब ये बीमारी उग्र रूप धारण कर लेती है तो पूरे पौधे की पत्तियां सूख करके आती हैं और केवल डंठल खड़ा रहता है, तना जिसको कहते हैं तना खड़ा रहता है। यदि इस तने को काटा जाए तो सड़ी मछली की जैसे दुर्गंध आती है। तो इस तरीके से इस बीमारी को पहचान सकते हैं। इस बीमारी के प्रबंधन के लिए ज़रूरी है कि जब हम केले के बुआई करें तो पौधे हमारे रोगरोधी, जो सकर्स होती है वो रोगरोधी होनी चाहिए। दूसरा ये है प्रबंधन में कि कार्बेंडाजिम की 1 ml 1 लीटर पानी की दर से पूरे खेत में जितना स्प्रे हो सके उतना पूरे 1 हेक्टेयर खेत में आप जितना खेत लगाए हैं खेत की मिट्टी को इससे सराबोर कर देना चाहिए, जिससे कि नीचे से वो बीमारी नहीं आएगी। दूसरा, यदि खड़ी फसल में आप खड़े पौधों पर छिड़कना चाह रहे हैं तो वहाँ भी 1 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में छिड़काव करके इस रोग को रोक सकते हैं। दूसरी जो समस्या आती है एक सिंगा टोका रोग, या जिसमें पत्तियों में धारी धारी हो जाती हैं, या ये कहिए पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं। एक धारीदार दूसरे रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की धारीदार पत्तियों में पड़ती हैं और वो धारी धीरे धीरे आगे चल करके बड़ा रूप ले लेती हैं, फैलती हैं। के कारण से बीच में धब्बों के बीच में धूसर देने लगता है। इस तरह की बीमारी को अगर रोकना है तो तमाम तरह के फफूंदनाशक जैसे मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम या
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए। क्लोराइड का अगर छिड़काव कर रहे हैं तो 3 ग्राम 1 लीटर पानी में, जिम का कर रहे हैं तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, अगर मैंकोजेब का छिड़काव करना चाहते हैं तो 2-2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है फल सड़न या एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग होता है। इसके कारण से पौधों में जब फल लगे होते हैं बिना पके ही उसी समय रोग लग जाता है और पौधे के जो फल होता है अंदर से सड़ जाता है, काला काला हो जाता है। और दूसरा ये इसकी बीमारी का ये भी है कि ये स्टोर में भंडारण के समय या जब खेत से कटाई करने के बाद भंडारण तक ले जाते हैं, जो परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की जगह होती है, वहाँ भी ये बीमारी लगती है। वहाँ पर ये ज़्यादातर फलों की छिलकों में जब खरोंच आ जाती है या कोई घाव बनता है तब ये बीमारी हो जाती है और पूरा का पूरा फल सड़ जाता है। इस तरह से अगर इन रोगों को रोकना है, हमको प्रबंधन करना है, तो भंडार के समय थायोफेनेट मिथाइल की 0.04% मात्रा का स्प्रे करना, छिड़काव करना चाहिए। यदि खड़ी फसल में आपको करना है छिड़काव तो मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह से एक बीमारी लगती है बंची टाप। बंची टाप एक विषाणु रोग है जिसके कारण पौधों के शीर्ष भाग में पत्तियां गुच्छे के रूप में हो जाती हैं और पौधे छोटे रह जाते हैं। पत्तियों का बहुत विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण से फल और फूल कम आते हैं। अगर आते हैं तो घार बहुत बड़ी नहीं होती है, अगर घार आई तो फल छोटे होते हैं। कुल मिलाकर के हमारे उत्पादन कम हो जाता है। जब उत्पादन कम होता है तो किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान होता है। उस नुकसान से अगर बचाव करना है तो ये विषाणु रोग है। चूँकि विषाणु वाली समस्या है, इसलिए विषाणु रोग से बचने के लिए हमको पहले तो जो पौधे हम लगा रहे हैं, जो शकर्स हम लाते हैं, वो रोग रोधी होना चाहिए, उनमें कोई किसी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। और दूसरा फिर ये कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कीड़े के द्वारा एफिड होता है जो, उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ये रोग फैलता है। तो कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और कीटनाशक दवाइयों में से रोगार है या मेटासिस्टाक्स है, इनकी 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छे ढंग से छिड़काव किया जाए और 10-15 दिन में इसका दूसरा छिड़काव करें तो इसका प्रबंधन हो जाता है। तथा रोगी जो पौधे हैं उनको उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए, किसी गड्ढे में दबा दें, जला देना चाहिए। इस प्रकार से हम केला की अच्छे ढंग से खेती करके, रोग और कीड़ों से मुक्त खेती करके, अच्छा उत्पादन करके अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दलहन की प्रमुख फसल मसूर की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। रबी में बोई जाने वाली फसलों में मसूर की खेती कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। साथ ही इसकी खेती में कम लागत के कारण किसानों को अच्छी आय भी मिलती है। इसके उत्पादन को किसान और भी बढ़ा सकते हैं अगर वो इसकी बुआई वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें। तो आइए इसकी बुआई पर विस्तृत जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उझानी बदायूं के डॉक्टर अर्जुन सिंह से। खरीफ की फसलें आपके खेतों में लगभग पककर तैयार खड़ी है और कुछ किसान भाइयों ने अपनी फसलें काट भी ली हैं, हार्वेस्ट कर भी लिया है। इसके साथ ही अगली फसलों की तैयारियां भी शुरू हो गई है। उनमें आजकल बहुत जो दालें हैं हमारी, उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए हमें खाद्यान्न फसलों के साथ साथ दलहनी फसलों पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक दाल हम हमारी खेतों में नहीं उगाएंगे तब तक हमें ना हमारी भूमि स्वस्थ रहेगी और ना ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है हमारे भोजन में,
वो हमारी दालें हैं। इसलिए हम दालों की खेती करें और अच्छी तरीके से करें तो हमें लाभ मिलेगा। हम जो रबी की प्रमुख हमारी दालें हैं उनमें मसूर के बारे में बात करेंगे। बुआई के समय आप क्या क्या ध्यान रखें, उसमें जैसे ही हमारी खरीफ की फसलें जो हैं कट जाएं, हम तुरंत उनमें पलेवा करके जुताई करें। मसूर के थोड़े बारीक बीज होते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा अच्छा खेत तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए 2 हैरो चलाकर हम कल्टीवेटर पाटा लगा के बढ़िया खेत तैयार कर लें। खेत की तैयारी के समय किसान भाई ध्यान रखें कि स्पेशली मसूर में एक उकठा रोग सताता है। उस उकठा रोग को हम यदि शुरू से ही नियंत्रित करने की कोशिश करें, बीज को उपचार करें और भूमि को उपचार करें, तो हमें उस उकठा रोग को आसानी से नियंत्रित करके हमारी फसलों को बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जैसे जिन खेतों में दीमक का प्रकोप अधिक होता है उनमें हम बिवेरिया बेसिया नाम का एक फफूंद आता है, उसकी 3 से 4 किलोग्राम मात्रा, और फफूंद जो हमारा उकठा रोग लगता है, फफूंद जनित रोग होता है, उसकी रोकथाम के लिए हम ट्राइकोडर्मा नाम का जैव फफूंद आता है, उसकी 3 से 4 किलोग्राम मात्रा हम 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से हम डाल दें और फिर खेत को नमी की अवस्था में जुताई कर दें, तो जो फफूंद जनित रोग हैं और हमारी जो दीमक है वो नियंत्रित रहेगी और हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए भूमि उपचार हम ज़रूर करें। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र के अनुसार हमारी उस जो प्रजातियां हैं उनका चयन करें, तभी हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें मसूर की जो प्रमुख प्रजातियां हैं उत्तरी भारत में जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके लिए, तो उसमें हम DPL 62 नाम की प्रजाति है, थोड़ा बड़ा बीज होता है। IPL 81 मध्यम बीज होता है। IPL 406 नाम की प्रजाति है, उसको अंगूरी भी कहते हैं। इन प्रजातियों में से पंतनगर से निकली हुई है पंत मसूर 4 व 5, इनमें से हम एक प्रजाति का चयन करें तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बीज की मात्रा की हम बात करें तो बीज दर जो है, समय से यदि हम बुआई कर रहे हैं मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में, तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करें। और यदि थोड़ा लेट हम बुआई करते हैं और जिसको उतेरा भी कहते हैं, उतेरा के रूप में हम बुआई कर रहे हैं, छिटकुआं विधि से कर रहे हैं, तो उसको हम थोड़ी बीज की मात्रा बढ़ा के प्रयोग करें। उसको 55 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें तो पौधों की संख्या उचित होगी और उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। पोषक तत्वों की बात आती है तो पोषक तत्वों में हम यदि पोषक तत्वों का प्रबंधन हम मृदा परीक्षण के आधार पर करें तो सबसे उचित होता है। मृदा परीक्षण से हमें जो हमारी भूमि की का स्वास्थ्य है उसके बारे में और पोषक तत्वों की सही जानकारी प्राप्त होती है। जब सही जानकारी है तो उत्पादन लागत कम आती है। लेकिन यदि ऐसा संभव है नहीं हो रहा है, समय कम मिल पा रहा है कटाई और बुआई के बीच में, तो हम साधारण उर्वरा वाली ज़मीन में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उसका हम प्रयोग करें। और इन उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा जो है हम बुआई के समय ही प्रयोग करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। बीजों को लेने के बाद इनको उपचारित जरूर करें। और दलहनी फसलों में उपचार करने का अलग महत्व है। उसमें हम एक सिस्टम होता है जिसमें सबसे पहले फफूंदनाशी का से ट्रीट करेंगे, उपचार करेंगे। उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर कीटनाशी का से उपचारित करेंगे। और उसके बाद लास्ट में जब बुआई करें उससे थोड़ा पहले हम 1 घंटे पहले राइजोबियम कल्चर से उपचार करके यदि हम दलहनी फसलों को की बुआई करें तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और जो फफूंद जनित रोग है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। कीटनाशी से उपचार करेंगे तो हम दीमक और दूसरे कीट, भूमिगत कीट लगते हैं, उनको नियंत्रित हम कर लेंगे। और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे तो नाइट्रोजन जो है शुरुआत में हमारी फसलों को चाहिए, उसको हम जो राइजोबियम कल्चर है उसके द्वारा प्राप्त कर लेती है हमारी फसलें और हमें अधिक लाभ मिलता है। इस प्रकार हम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। बुआई के समय हम
सारे के सारे उर्वरक डाल के तब बुआई कर दें, लाइनों में बुआई करें। पहले उर्वरक लाइन में डले, उसके बाद थोड़ी सी उसमें मिट्टी आ जाए और उसके बाद बीज की बुआई की जाए। ऊपर बीज डले तो ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए लाइनों में बुआई करें। बुआई हम जो मशहूर है वो 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में हम बुआई करें। जो उचित समय है कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में हम बुआई करें। यदि बुआई के तुरंत बाद पेंडेमेथिलीन नाम का रसायन आता है, उसकी लगभग 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर यदि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम छिड़काव कर दें तो शुरुआत में 20-25 दिन और 1 महीने तक आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं जमेगा। सिर्फ फसल का बीज उग कर आएगा, जम के आएगा, तो फसल की शुरुआती बढ़वार जो है वो बहुत अच्छी होगी। और जब बढ़वार अच्छी है तो बाद में फलियां अच्छी आएंगी और आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। गोभी वर्गीय फसल ब्रोकली की खेती पर तकनीकी जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। गोभी वर्गीय फसलों में अगर ब्रोकली की बात की जाए तो पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण ये सब्जी अच्छे दामों में बिकती है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती की क्या तकनीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर बीडी यादव से। किसान भाइयों, ब्रोकली जो कि हरी गोभी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और ख़ास तौर से ये जो सब्जी है ये अभी सर्दी के मौसम की सब्जी है। अब इसको मुख्य बात है कि हम खेती करनी चाहते हैं तो कैसे करें। पहले तो बात आती है कि हम खेत की तैयारी करें ब्रोकली को लगाने से पहले, क्योंकि इसके हमें पौध तैयार करनी पड़ती है। इसलिए पहले तो हमें पौधशाला के अंदर इसके बीज डाल के उसके बीजों की बुआई करके हमें पौध तैयार करनी है। और पौध तैयार करने से पहले हमें ध्यान देना है कि कौन सी किस्में अपने यहाँ के लिए उचित है। वो है, एक तो फिएस्टा F1 हाइब्रिड है जो कि अपने अंदर बहुत अच्छी पैदावार देती है और अच्छा इसका उपज होती है। इसके अलावा KTS 1 के नाम से भी है जो अपने यहाँ हिमाचल से निकली हुई किस्म है। और समृद्धि भी है, पालम समृद्धि, ये भी वहाँ से है, ये भी अच्छी किस्म है। बीज को उपचारित करके और कतारों के अंदर अपन इसकी बुआई करें और लगभग 1 महीने में इसकी पौध तैयार हो जाती है। बारी आती है कि हमें इसकी पौध की रोपाई करें, और रोपाई करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कितनी दूरी पे उस पे हमें लगाना है। अब यदि हम पौध तैयार कर ली है तो बारी आती है कि हमें खेत को कैसे तैयार करें। तो खेत को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद में पहले जुताई के समय गोबर का खाद है सड़ा हुआ, वो अच्छी तरह मिलाना है। करीब 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं और उसके बाद में उसकी जुताई करें। और उसके बाद में इसको उर्वरकों की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैदावार है और उर्वरक की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें देसी खाद, गोबर की खाद के अलावा हमें इसके अंदर जैसे कि आपको सुपर फास्फेट है, म्यूरेट पोटास है, उस खाद की भी आवश्यकता होती है। तो वो खाद भी हमें करीब 100 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इसके अंदर डालना है। तो हमें फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट पोटास की पूरी मात्रा दूसरी जुताई के समय हमें मिलाना है और खेत की अच्छी तैयारी करनी है। उसके बाद में हमें इसकी जो क्यारियाँ बनानी है या उठी हुई क्यारियाँ बनानी है वो हमें बिल्कुल तैयार करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आप सब्जियाँ लगाएं वो सब बूंद बूंद सिंचाई के ऊपर लगाएं। तो उठी हुई क्यारी बनाएं और उसके ऊपर बूंद बूंद सिंचाई की जो लाइनें बिछा दें। और यदि उसके ऊपर अपन प्लास्टिक की जो मल्च सीट है 25 से 30 माइक्रोन की वो लगा देते हैं तो हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी इससे दूर हो जाती हैं। और साथ में क्योंकि मल्च से बहुत सारे खरपतवार जो उगते हैं हमारे
फसल के बीच में वो नहीं उगेंगे तो हमारी फसल को जो हम खाद उर्वरक दे रहे हैं वो सारे हमारी फसल को ही काम आएंगे। इसलिए इसका भी उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रोकली की पौध की रोपाई जो हमें करनी है वो कतार से कतार की दूरी लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर रखें, करीब 1.5 से 2 फीट के बीच में, और पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग 1.5 फीट रखें तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। परंतु हमें समय पर इसमें सिंचाई करनी है। यदि समय पर सिंचाई करते रहेंगे और बाद में जो नत्रजन खाद है उसकी मात्रा भी हमें समय समय पर देना है। तो नत्रजन की मात्रा मैं बताना चाहूँगा कि नत्रजन हमेशा एक समय में नहीं देवें, इसको करीब 3 या 4 बराबर भागों में बांट के दें तो हमारी फसल को ज़्यादा फायदा करेगी, बढ़वार अच्छी होगी और हमारे जो फूल आएंगे, हेड आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल गहरे हरे रंग के होंगे और उपज भी ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि इस समय मौसम का तापमान जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे इसकी बढ़वार अच्छी होगी और ब्रोकली का जो तोड़ने का समय आएगा वो लगभग दिसंबर के आखिरी में इसके हेड जो तैयार होने लग जाते हैं तो उनको समय पर तोड़ें, क्योंकि समय पर नहीं तोड़ेंगे तो वो हेड जो है उसके फूल हैं वो बिखरने लग जाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही वो गठे हुए बंधे हुए फूल हों तो आपको उसको तोड़ना है और बाज़ार में ले जाना है। किसान भाइयों, ब्रोकली की जो इस तरह से पैदावार आएगी वो बहुत अच्छी मिलेगी तो हमें ज़्यादा फायदा होगा और ये फसल आपका फरवरी के आखिरी तक चलेगी। तो किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो अधिक मुनाफा कमाएंगे और अपना और दूसरे साथियों का, अपने देशवासियों का, प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य भी इससे अच्छा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बगही चंदौली के रघुनाथ शर्मा ने। आपने जौ की उन्नत बुआई पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जनपद में अशिक्षित एरिया काफी पाया जाता है, जहां पर हमारे किसानों के द्वारा अशिक्षित दशा में जौ की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। प्रजातियों की बात आती है जिसमें हमारी जो मुख्य प्रजातियां हैं जो कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की निकाली हुई हैं, जिसमें आपकी एक आजाद है, के 125 है, के 141 प्रजाति है। इसके साथ ही साथ आप किसान भाई देखेंगे कि हरितमा एक प्रजाति है जो के 560, उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। लखन के 226, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। एक गीतांजलि प्रजाति है जो के 1149 है। ऐसी प्रजातियों का अगर किसान भाई उत्पादन में अपने लेते हैं कि असिंचित दशा में भी हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इसमें और ध्यान देने की बात होती है खाद और उर्वरक। हालांकि किसान भाई आप जानते हैं कि असिंचित क्षेत्र में खाद और उर्वरक का उतना विशेष महत्व नहीं रहता है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों मृदा परीक्षण के आधार पर ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए ये अति आवश्यक है कि असिंचित क्षेत्र के लिए हमारे किसान भाई 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें संस्तुति की जाती है। इसके बुआई के समय किसान भाइयों आधी नत्रजन बुआई के समय और पूरी आपका फास्फोरस और पूरा पोटास बुआई के समय दे देते हैं। जहां तक किसान भाइयों बुआई की विधि की बात आती है तो चूंकि असिंचित एरिया है इसलिए ये अति आवश्यक है। अगर हमारे किसान भाई इसको नाई और चोगा के माध्यम से बोते हैं या सीड ड्रिल के माध्यम से बोते हैं तो आप देखेंगे कि जो मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात आती है, नमी संरक्षण की बात आती है, उसको संरक्षित करते हुए हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुलदाउदी की खेती से लाखों की आय, हिमाचल प्रदेश के किसान का अनुभव। आलू की बुआई पर एक किसान का अनुभव। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।